जनरल जिया के दौर में सऊदी अरब में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि नवंबर 1979 में 500 के करीब मुसल्लह अफराद ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया। सऊदी फौजी दस्तों ने खाना काबा को बाजियाब करवाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इस कोशिश में सऊदी फौज का भारी जानी नुकसान भी हुआ। मजबूरन सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान और फ्रांस से मदद की दरख्वास्त की। पाकिस्तान से SSG कमांडोज को खाना काबा की हिफाजत के लिए भेज दिया गया। 2 हफ्ते की मुसलसल जदोजहद के बाद खाना काबा को हमलावरों से आजाद करवा लिया गया। हमलावरों के सरबराह जहमान को 60 साथियों समेत जिंदा पकड़ा गया। पाक फौज की इस कामयाब कार्रवाई के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान में दिफाई ताउन बहुत बढ़ गया। दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया में ज़ियाउल हक को एक हीरो की तरह देखा जाने लगा। आज भी इस्लामी दुनिया में पाक फौज को मुकामात मुकद्दसा की हिफाजत करने वाली फौज के तौर पर देखा जाता है। जहां ये वाकया ज़ियाउल हक को हीरो बनाता है, तो वहीं सियाचिन पर भारतीय कब्जे ने उनकी साख को बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। बल्कि जब भारत ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया तो जनरल जिया का ये बयान सामने आया कि सियाचिन पर तो घास भी नहीं उगती। जनरल जिया सियाचिन को तो भारत से वापस न ले सके, अलबत्ता उन्होंने बाद में भारत को एटमी जंग की धमकी देकर दोनों मुल्कों को एक बड़ी जंग से जरूर बचा लिया। हुआ कुछ यूं कि 1987 में भारत ने ब्रास्टैक के नाम से राजस्थान में जंगी मशकें शुरू की। जनरल जिया को खुफिया इतला मिली कि भारत इन मशकों की आड़ में पाकिस्तान पर हमलावर होने वाला है। ज़ियाउल हक पाक भारत टेस्ट मैच देखने के बहाने बिन बुलाए भारत पहुंचे और वजीर आजम राजीव गांधी से मिले। इस मुलाकात में उन्होंने भारतीय वजीर आजम को वार्निंग दी कि अगर भारत ने जंग शुरू की तो पाकिस्तान जवाब में जोहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। ये धमकी काम कर गई और राजीव गांधी ने पाकिस्तानी सरहदों से फौज पीछे हटा ली। जनरल जिया को आइन से चिढ़ थी। वो कहा करते थे कि ये 12 सफ़ात का किताबचा है जिसे किसी भी वक्त फाड़ कर फेंका जा सकता है। इसीलिए वो आइन में मन मर्जी की तरमीम करते रहे ताकि इक़्तिदार पर उनकी गिरफ्त देर तक कायम रहे। उन्होंने दस्तूर की इस्लामाइजेशन का सिलसिला शुरू किया। उनके दौर में गली मोहल्लों में नमाज पढ़ाने के लिए सलात कमेटियां कायम की गईं। बैंक अकाउंट्स से ज़कात काटी जाने लगी। अदालतों में काजी मुकर्रर किए गए। शरई सजाएं नाफिज हुई। इस्लामी नजरियाती कौंसल, शरीयत कोर्ट और रुयते हिलाल कमेटी का कयाम भी ज़ियाउल हक ही के कारनामे हैं। उन्हीं के दौर में तौहीन मजहब पर मौत की सजा भी मुकर्रर हुई। जनरल जिया ने आर्टिकल 62-63 को भी आइन का हिस्सा बनाया, जिसके तहत हर रुकने असम्बली का सादिक और अमीन होना लाजमी करार पाया। इसी शिक के तहत बाद में एक वजीर आजम और एक वजीर खारजा ताहयात माअहल हुए। जनरल जिया ने आइन में 8वीं तरमीम करके 58(2)B को शामिल किया। इस शिक के तहत सदर को असम्बलियां तोड़ने का इख्तियार मिल गया। दिसंबर 1984 में जनरल जिया ने मुल्क भर में रेफरेंडम भी करवाया। इस रेफरेंडम में लोगों से सवाल किया गया कि अगर वो मुल्क में इस्लामी निजाम चाहते हैं तो फिर ज़ियाउल हक अगले 5 साल सदर रहेंगे। रेफरेंडम में बच्चों तक को वोट डालने की इजाजत थी और फिर जैसा कि तवक्को थी, सदर ज़ियाउल हक 97.7% की भारी अक्सरियत से ये रेफरेंडम जीत गए। किसी सितम ज़रीफ ने इस रेफरेंडम पर एक फिक्रा कसा कि जनरल जिया इस्लाम के नाम पर खुद को नाफिज करते रहे। मुख्तसर ये कि ज़ियाउल हक ने आइन के तहत सारे इख्तियारात अपने कब्जे में करने के बाद 1985 में इलेक्शन करवा दिए। ये इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराए गए थे, जिससे मुल्क भर में बरादरीज़म को फिरोग मिला। इलेक्शन के बाद जनरल जिया ने असम्बली में वोटिंग कराने के बजाय अपनी मर्जी से मोहम्मद खान जुनेजो को वजीर आजम बना दिया। ज्यादातर अराकीनी असम्बली जुनेजो को जानते तक नहीं थे और एक दूसरे से पूछते थे कि ये मोहम्मद खान जुनेजो कौन है। जनरल जिया का ख्याल था कि जुनेजो उनके 10 नगर रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। जुनेजो बहरहाल एक सियासतदान थे और खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझते थे। उन्होंने इख्तियारात को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिशें शुरू कर दी। आखिरी दिनों में वो कई मामलात में जनरल जिया से मशवरे भी नहीं करते थे।
अफगानिस्तान से रूसी फौज के इखला के लिए जनेवा कन्वेंशन के मुआहदे पर उन्होंने ज़िया से मशवरे के बगैर ही दस्तखत कर दिए। ऐसा करने पर जुनेजो को भी वही सजा मिली जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद से लेकर सिकंदर मिर्जा तक के दौर में तमाम वज़ीर आज़म को मिलती रही। जुनेजो के इक़दामात जब जनरल ज़िया की बर्दाश्त से बाहर हो गए तो उन्होंने अपनी ही आईनी तरमीम के तहत पहली बार 58(2)B का इख्तियार इस्तेमाल किया और जुनेजो की हुकूमत बरतरफ कर दी। जनरल ज़िया नवाज शरीफ की सरपरस्ती कर रहे थे जो उस वक्त पंजाब हुकूमत में वज़ीर आला थे। जब जुनेजो की हुकूमत बरतरफ की गई तो नवाज शरीफ को बरतरफ नहीं किया गया बल्कि उन्हें निगरान वज़ीर आला के तौर पर बरकरार रखा गया। ज़िया दौर में मुल्क के माशी हालात बेहतर थे और पाकिस्तानियों की दुनिया भर में इज्जत होती थी, जिसकी एक बड़ी वजह यह थी कि रूस के मुकाबले में पाकिस्तान फ्रंट 9 स्टेट बन चुका था। कई साल से लगी मुआशी पाबंदियां अमेरिका ने हटा ली थी। अमेरिकी इमदाद का सिलसिला भी शुरू हो गया था। उस वक्त रूस मुखालिफ यूरोपीय मुमालिक भी पाकिस्तान के बहुत करीब आ गए थे। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बैरून मुल्क रोजगार कमाने के लिए गए, जिसकी वजह से आम लोगों के मुआशी हालात बेहतर हुए। ताहम उनके मुखालफिन इस तरक्की को मसनूई तरक्की और अमरीकी इमदाद का नतीजा करार देते हैं। जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत के सियासी हालात की मुख्तसर कहानी तो आपने देखी, लेकिन ज़िया दौर की असल कहानी तो और ही कुछ है। वो कौन सा वाक़या था जिसने जनरल ज़िया और अमेरिका को अफगान जंग में कूदने पर मजबूर कर दिया, और वो 43 मिनट का कमांडो ऑपरेशन कौन सा था जिसने 12 लाख अफगानों की जान ले ली और एक सुपर पावर को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और जनरल ज़िया ने रूस का गर्म पानियों तक पहुंचने का ख्वाब कैसे चकनाचूर किया। ये सब अगली किस्त में देखिए। रोज कुछ नया जानने के लिए और इस सिलसिले की अगली किस्त के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए।